चलिए, तो संविधान की इंट्रोडक्टरी क्लास जो संविधान के विकसित करने के लिए ज़रूरी है, जो मैं शुरू करता हूं जिस प्रकार से, संविधान 5 क्लास हो गई, 6ठी क्लास। आज हमारा मुद्दा क्या है? आज हमारा मुद्दा है कि केंद्रीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी कि संसद, जिसे अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं, ये इसका काम क्या है? विधि बनाना। और उसी प्रकार से स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधानमंडल होती, इनका काम भी है विधि बनाना। अब संविधान ने अनुसूची 7 या शेड्यूल 7 में बाकायदा केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा कर दिया है। केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, विधायी शक्तियों का बंटवारा कर दिया है। विधायी शक्तियों का बंटवारा कर दिया है। कैसे किया है भैया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब विधि बनाने की जो शक्ति है केंद्र की और राज्य की, इन दोनों में बाकायदा बंटवारा कर दिया। कहाँ किया है? अनुसूची 7 में। अब बंटवारा किस माध्यम से किया गया है? तो बंटवारे के लिए 3 सूचियां बनाई गई। 3 सूचियां, लिस्ट, कितने लिस्ट बनाए गए हैं? 3। अनुसूची अलग बात है, सूची अलग बात है ना। अब देखिए वो 3 सूचियां कैसे दिखाई देंगी आपको। इस प्रकार से 3 सूचियां बनाई गई हैं। 3 सूचियां। एक सूची को कहा जाता है संघ या केंद्र सूची, संघ या केंद्र सूची, यूनियन और सेंट्रल लिस्ट। एक सूची को नाम दिया गया है राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, और एक सूची को नाम दिया है समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट। इसे क्या कहते हैं? कंकरेंट लिस्ट। अच्छा, अब प्रत्येक सूची के अंदर क्या है? विषय है। प्रत्येक सूची के अंदर विषय है, सब्जेक्ट्स। क्या है? सब्जेक्ट्स हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 है ना। आपको याद रखना चाहिए कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 100। राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52। अब इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि संघ या केंद्र सूची में जो 100 विषय है, इस पर विधि बनाने का अधिकार केंद्र का है। इस पर विधि बनाने का अधिकार केंद्र को है। और जो राज्य सूची में 61 विषय है, इस पर विधि बनाने का अधिकार राज्यों को है। इस पर विधि बनाने का अधिकार राज्यों को है। और समवर्ती सूची यानी कि कॉमन, इस पर केंद्र और राज्य दोनों को है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों को है। दोनों को विधि बनाने का अधिकार है। थोड़ा सा समझते हैं इसको। जैसे बैंकिंग, वो संघ सूची के विषय में है। बैंकिंग कहाँ है? संघ सूची के विषय में। आपने कभी सुना है कि कोई राज्य बैंक पर कोई कानून बनाता है? नहीं सुना होगा, चूंकि बैंकिंग, जनगणना, रेलवे, ये सब संघ, डाक सेवा, संचार, ये सब संघ सूची का विषय है। तो इन विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र का है। केंद्र का है ना। और राज्य सूची में कितने विषय दिए गए? 61। मतलब राज्य की जो विधायिका होती है वो अपने अपने राज्यों में विधि बना सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश विधानमंडल अपने राज्य के लिए विधि बना सकता है, छत्तीसगढ़ विधानमंडल अपने राज्य के लिए विधि बना सकता है। संसद जो विधि बनाता है वो पूरे भारत पर लागू होगा, मतलब भारत के अंदर शामिल राज्यों, संघ शासित प्रदेशों में भी लागू हो सकता है। लेकिन राज्य सूची के इन 61 विषयों पर अधिकार किसको दिया है संविधान ने? राज्यों को। और राज्य इन सूचियों में अपने हिसाब से अपने राज्य के लिए विधियां बना सकती हैं। जैसे पुलिस, तो पुलिस आपने क्या सुना है? छत्तीसगढ़ पुलिस सुना है आपने, मध्य प्रदेश पुलिस सुना है आपने, महाराष्ट्र पुलिस सुना है आपने, है ना। ऐसा सुनते हो आप। तो इसका मतलब क्या है? छत्तीसगढ़ अपने राज्य के पुलिस के लिए विधि बना सकता है, मध्य प्रदेश अपने राज्य के पुलिस के लिए विधि बना सकता है। बात क्लियर है? समवर्ती सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में 52 ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र को भी विधि बनाने का अधिकार है और राज्य को भी। कोई तो मकसद होगा, नहीं तो 2 सूचियों से काम चल सकता था। भाई संघ सूची में जो विषय है उस पर
केंद्र यानी कि संसद विधि बना ले पूरे भारत के लिए, और राज्य सूची राज्यों को अधिकार दे दिया कि राज्य अपने हिसाब से 61 विषयों पर विधि बना लेते। कारण तो है, कारण ये है कि समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट में कुछ ऐसे संवेदनशील विषयों को रखा गया है जिन पर यदि उचित परिणाम प्राप्त करना हो तो केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर कार्य करना होगा। दोनों, केंद्र भी अपने स्तर पर कार्य करे विधि बनाकर और राज्य भी अपने स्तर पर कार्य करे विधि बनाकर। जैसे शिक्षा, शिक्षा कहाँ का विषय है? यहाँ का, यहाँ है शिक्षा। और भारत के सामने चुनौती है साक्षरता दर बढ़ाने की। जब आज़ाद हुए थे तो साक्षरता दर बढ़ाने की चुनौती थी। भारत की साक्षरता दर कब बढ़ेगी? जब राज्यों की साक्षरता दर बढ़ेगी ना। तो केंद्र ने तो विधि बनाई, केंद्र विधि बनाई, लेकिन राज्य भी अपने स्तर पर अपने राज्य के लिए विधि बना सकते हैं, ताकि दोनों मिलकर कार्य करेंगे तभी उचित साक्षरता दर यानी कि जो साक्षरता दर भारत प्राप्त करना चाहता है कर सकता था। बात क्लियर है? एक इंटरेस्टिंग विषय और है यहाँ पर, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। जनसंख्या हमारे लिए चुनौती थी, है ना। पहले तो दूसरे नंबर पे थे। कोरोना के खाली टाइम में लोगों के पास कोई काम नहीं था तो जनसंख्या बढ़ा दी। अब हम चाइना को पछाड़ चुके हैं। अब विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है ना। तो परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग हमारे लिए बड़ा मुद्दा। अब जनसंख्या नियंत्रण भी कैसे होगा भैया? राज्य, सारे राज्य अपने जनसंख्या नियंत्रण करेंगे तभी तो भारत की जनसंख्या नियंत्रित होगी ना। तो ये समवर्ती सूची में डाला गया है फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, है ना, यहाँ रखा गया है। अब दोनों ही लॉ बना सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि केंद्र ने भी लॉ बनाया और राज्य ने भी लॉ बनाया और दोनों विधियों के बीच यदि टकराव की स्थिति हो जाए तो क्या होगा? टकराव, विधियों में भी टकराव हो सकता है। जैसे देखिए, ये समझ जाइए संसद और ये राज्य हैं। संसद जो विधि बनाएगा वो पूरे भारत पर लागू होगा। संसद पूरे भारत के लिए ना, तो वो राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। लेकिन राज्यों को भी तो विधि बनाने का अधिकार है। राज्य जो विधि बनाएगा वो केवल उस राज्य की सीमा तक लागू होगा। अगर ये भी कोई विधि बनाएगा तो अपने राज्य की सीमा तक लागू होगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं हरा और पीला एक साथ दिख रहा है। मतलब एक राज्य में केंद्र की विधि भी लागू होगी और उस राज्य ने अगर कोई विधि बनाई है तो वो भी लागू होगी। समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार है। केंद्र को भी, संसद भी विधि बना सकता है पूरे भारत के लिए और राज्य भी अपने राज्य के लिए विधि बना सकता है। समझते हैं अगर टकराव होगा तो क्या होगा। जैसे अवतरित हुए मोदी जी ने जन्म नहीं लिया है, अवतरण हुआ है, अवतार लिया है उन्होंने, खुद ही बोलते हैं ना अवतार। ही इज नॉट बायोलॉजिकली बॉर्न, है ना, ही हैज कम फ्रॉम ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। ठीक, मोदी जी ने, मतलब केंद्र में सरकार ने सोचा कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए हम विधि बनाते हैं। तो मान लीजिए ना, समझा रहा हूँ, केंद्र ने विधि बनाया कि जिसके 2 बच्चे से अधिक बच्चे होंगे, उन्हें केंद्र सरकार की नौकरी और जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं मिलेगा। फ्री योजनाएं चलती हैं ना, उसका लाभ नहीं मिलेगा। लॉ बना दिया, विधि बन गई कि जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें केंद्र सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी और केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अब मोदी तो हमार साए कावर पीछे रही, साए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साए बोले महू बना हूँ, परिवार नियोजन में विधि महू बना हूँ। वो बना दी, एक ठो विधेयक लाइस और राज्य विधानमंडल में, विधानसभा में पास करीस, राज्यपाल के हस्ताक्षर हुई, कानून बन गए। एक कानून बना दी जेकर 3 बच्चे से ज़्यादा बच्चे होंगे, से अधिक बच्चे होंगे, उनको राज्य सरकार की नौकरी और राज्य सरकार के फ्री योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। दोनों ने विधि बना दी। जो केंद्र ने विधि बनाई वो भी छत्तीसगढ़ में लागू होगा
और साए साए जो राज्य सरकार ने विधि बनाई वो भी छत्तीसगढ़ में लागू होगा। लेकिन ये दोनों विधियों में थोड़ा सा टकराव है। टकराव कैसे है? केंद्र सरकार की जो विधि है वो तीसरे बच्चे की अनुमति नहीं दे रही है। वो बोल रही भैया 2 से ज़्यादा हुआ तो तुमको केंद्र सरकार की नौकरी और योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। और साए साए छत्तीसगढ़ विधानमंडल ने जो विधि बनाई वो बोल रहा है 3 बच्चे से अधिक जिसके होंगे उसको राज्य सरकार की नौकरी विधि तीनों में कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये तीसरे बच्चे की अनुमति नहीं दे रहा और ये तीसरे बच्चे की अनुमति दे रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों विधियां आपस में टकरा रही हैं। तो बाप और बेटे में जब टक्कर होगा तो जीतेगा कौन? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो संसद द्वारा, केंद्र द्वारा बनाई गई विधि यहाँ लागू हो जाएगी और राज्य की वो विधि जो टकराव पैदा कर रही है वो विधि सुप्त हो जाएगी, सो जाएगी, लागू नहीं हो, अप्रभावी हो जाएगी। बात समझ रहे हो? इसके और डिटेल में बाद में चलेंगे। अभी इतना समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना किस प्रकार विधायी शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 में किया गया है केंद्र और राज्य के बीच। अच्छा, अब आइए, अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। आई मैं भी ला सकता हूं बोला। ठीक, चलो आइए। अब विधेयक के बारे में आप जानते हो विधेयक कितने प्रकार के बता चुका हूं क्या? विधेयक एक तो सरकारी विधेयक, एक वो विधेयक बता चुका हूं। चलिए, अभी क्या है, ये मंत्री परिषद भी तैयार हो चुकी है, आपको पता है ना। केंद्रीय ये कि भी मंत्री परिषद है, मतलब केंद्र सरकार में जो मंत्रियों का समूह होगा उसे हम क्या कहेंगे? मंत्री परिषद। और राज्य में भी मंत्री परिषद होती है, लेकिन दोनों में भेद करना हो तो हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद जिसका मुखिया कौन होता है? पीएम। और राज्य की मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? सीएम। ठीक, यहाँ पर एक मंत्री है केंद्र में, लोकसभा की सांसद है, लोकसभा की सांसद और मंत्री है। लोकसभा की सांसद और मंत्री कौन है? रेचकी। कौन है? रेचकी। और इसकी एक सहेली है, वो राज्यसभा से सांसद है, टेटकी। दोनों ही सांसद हैं। अंतर क्या है? एक लोकसभा की सांसद है, एक राज्यसभा की सांसद है। और एक और अंतर है, रेचकी जो लोकसभा की सांसद है वो मंत्री भी है साथ में, जबकि टेटकी केवल सांसद है, मंत्री नहीं है। ये बाहर है ना, मंत्री इस राउंड से बाहर है। क्लियर है? रेचकी के एक ठन बेटी है मेचकी। रेचकी के बेटी मेचकी। मेचकी के बिहाव लगिस कागड़ से खोरबहरा से। रेचकी के बिहाव लगिस खोरबहरा से। खोरबहरा के बाप आए ये दे है, ये है, कोई नहीं कैरेक्टर है पगली, मेरे ये कैरेक्टर है, ये सब मेरे है ना। तो खोरबरा समारोह, एक बाप कौन? समारोह। अब रेचकी के बिहाव लग गए, रेचकी के बेटी मेचकी के बिहाव लग गए खोरबरा से एकदम बकायदा। अब रेचकी फोन लगाई अपन सहेली ला, टेटकी ला, सुनना यार तोर भतीजे के बिहाव फिक्स हो गए। वाह, बड़ खुशी की बात है ना। और फिर टेटकी कहा था मैं दुबई में हूँ अभी, ते बोल तो कॉलेज के दिन ताज़ा करे बल ले आऊँ। बोली वाह, काबर नहीं है ना, काबर नहीं, दुबई से इंपोर्टेड वाले ले आ। तो टेटकी जो है दुबई से इंपोर्टेड वाला ले आती है। और दोनों का प्रोग्राम होता है कि बहुत बढ़िया शादी वादी जब निपट जी तो दोनों जन बैठबो, कॉलेज के दिन ला याद करबो। कोई आए? हाँ तो आओ अंदर। नीचे जा रहे हैं? वो कलाकार लोग समझ गए। अच्छा, तो
हो गया, अब बिहाव का दिन आ गया, बारात आ गई, खोरभरा समारोह बारात लेके आ गई। लेकिन पूरा ताम झाम देखिस, भाई मंत्री है तो जानते हो हमारे यहाँ मंत्री मतलब 7 पीढ़ी का इकट्ठा कर ही लेता है। एकदम ताम झाम देखिस, बौरा गए, खोरभरा समारोह दोनों जन। समारोह बोलिस यही मौका है पैसा निकलवाए के, शर्त रख दिस 5 करोड़ रुपया कैश चाहिए, तब दूल्हा मंडप में बैठेगा। रेशकी को आया बहुत गुस्सा, चाहती तो ऐसी तैसी कर सकती थी, भाई मंत्री है, लेकिन क्या है हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि यदि लड़की के द्वार से बारात चली जाए तो लड़की की बहुत बदनामी होती है। लड़का चाहे जैसा हो जो भी करे, हमारा समाज लड़कों को छूट देता, लड़की की बदनामी तुरंत होती। तो रेचकी ने इसी बात को सोचते हुए बोली कि स्विस अकाउंट में बहुत है, दे देती हूँ, 5 करोड़ ही मांग रहा है, औकात से ज़्यादा नहीं मांग रहा है ना, दे देती हूँ, बदनामी ना हो समाज में। तो 5 करोड़ दे देती है और विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन टेटकी और रेचकी बहुत दुखी हैं। रेचकी को चिंता ये है कि लड़की लालची घर में चली गई है, पता नहीं खुश रखेंगे कि नहीं रखेंगे। जो मंगाया गया था दुबई से, जो खुशी में चलने वाला था, अब वो दुख में चल रहा है ना। छत पे ऊपर दोनों जन सहेली जैसे कॉलेज के ज़माना में बैठत रही, और इसमें बैठे हैं, और चखना उखना का तो कोनो कमी नहीं, शादी घर है, काका बने हुई, वो भी मंत्री घर में शादी, बैठे हैं दोनों जन, दूध है ना। थोड़ी देर के बाद दोनों में बातचीत चल रही है। टेटकी बोलती, सुन ना यार, हमन संसद में बैठे हैं, कानून तो हम ही लोग बनाते हैं, काबर नहीं समाज में फैले ये दहेज के कुप्रथाला समाप्त करे बर एक ठन कानून बनाया जाए, है ना। और तोर भतीजी संग होए, मतलब तोर बेटी संग होए, मोर भतीजी संग होए, ये शुभ काम तय कर। हम मान लेते हैं कि उस समय दहेज रोकने के लिए कोई कानून नहीं था। अच्छा, अब एक विधेयक, दोनों दिल्ली से अगले दिन पहुंचे और रेचकी अपने काम पर लग गई। रेचकी, ये विधेयक कौन ला रहा है? रेचकी। रेचकी मंत्री भी है ना, तो अगर रेचकी मंत्री ला रही है तो ये कौन सा विधेयक होगा? सरकारी यानी कि शासकीय विधेयक होगा। और हर विधेयक का एक शीर्षक होता है, जैसे इसका मकसद है दहेज रोकने के लिए, तो इसका नाम हो गया दहेज निषेध विधेयक। डाउरी प्रोहिबिशन बिल, क्या नाम हो गया? अच्छा, इस समय इसको विधेयक कहते हैं ना, बिल कहते हैं, बिल। दहेज निषेध विधेयक, डाउरी प्रोहिबिशन, जो भी आया सब लिख दिया गया। जैसे दहेज को रोकने के लिए हर जिले में एक महिला विशेष सेल होगा, दहेज लेना भी अपराध होगा, दहेज देना भी अपराध होगा, जो जो आया इस विधेयक में लिख दिया गया। ठीक, अब ये कौन से कैटेगरी का, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले तो सरकारी या गैर सरकारी पहचानना है, तो मंत्री ला रही है तो कैसा विधेयक हो गया? सरकारी। फिर उसके बाद साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक होता है। ये सामान्य नागरिक कानून बनाने के लिए विधेयक है, तो ये कैसा विधेयक है? ये साधारण। कैसा विधेयक है? ये है साधारण विधेयक। कौन से कैटेगरी का है? साधारण, मतलब ऑर्डिनरी बिल। कैसा विधेयक है? ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल। देखो, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हर एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की शक्तियां भी अलग हो सकती हैं और राष्ट्रपति की शक्ति भी अलग अलग हो सकती है। चलिए, अब हमारा पूरा फोकस किसको लेकर है? साधारण विधेयक। एक साधारण विधेयक आएगा संसद में तो कानून कैसे बनेगा? साधारण विधेयक का रास्ता जो है वो इस प्रकार से होगा। रास्ता कैसा होगा इसका? ऐसा होगा, संसद के दोनों सदनों से गुजरेगा, है ना, दोनों सदनों से गुजरेगा और फिर पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास। इसका रास्ता ऐसा है, राष्ट्रपति के पास अंतिम में जाएगा स्वीकृति के लिए। अब मतलब संसद के दोनों सदन से पास होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब एक सवाल हमेशा खड़ा हो जाएगा जब रास्ता ऐसा होगा कि भैया संसद में लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है, किस सदन में सबसे पहले जाए? किस सदन में ये विधेयक सबसे पहले जाए? और सबसे पहले के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं संविधान में प्रस्तुत, प्रस्तावित, पुरस्थापित,
और प्रख्यापित, और क्या शब्द, प्रख्यापित, जबकि इंग्लिश में एक ही वर्ड है, इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोडक्शन। तो पहला सवाल एक आगे आ जाता है कि एक साधारण विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत, प्रस्तावित, पुरस्स्थापित, प्रख्यापित किया जाएगा। मतलब इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या है, सबसे पहले। तो इसका उत्तर क्या है, एक साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में, यह है जवाब। मतलब जो लाने वाला है ये चाहे तो सबसे पहले लोकसभा में इसको ले जाए, चाहे तो राज्यसभा में ले जाए। मतलब एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बात क्लियर है? एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एक साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। बात क्लियर है? ठीक। अब चलो हम मानते हैं कि रेचकी लोकसभा के सदस्य तो कहाँ इंट्रोड्यूस किया, लोकसभा में। और आपको पता है हर सदन का एक मुखिया होता है। जैसे लोकसभा के मामले में मुखिया को क्या कहा जाता है, अध्यक्ष, स्पीकर, अंग्रेजी में स्पीकर। और राज्यसभा के मामले में सभापति। राज्यसभा का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, सभापति। इंग्लिश में चेयरमैन, इंग्लिश में चेयरमैन। अब लोकसभा में ले जाना चाह रही तो अध्यक्ष महोदय के पास ये विधेयक आ गया। अध्यक्ष महोदय ने अनाउंस किया कि फलाना सांसद, लोकसभा की सांसद फलाना मंत्री फलाना विधेयक सदन में ला रही हैं। ठीक, रेचकी सांसद है, अब शुरू हो जाएगा, उस पर स्वीकार कर लिया सब। अध्यक्ष महोदय ने अगर अस्वीकृत कर दिया उस विधेयक को तो बात खत्म, कानून नहीं बनेगा। लेकिन स्वीकार कर लिया मतलब प्रक्रिया अब शुरू होगी। अब एक और सवाल कि क्या लोकसभा एक साधारण विधेयक को अधिकतम कितने अवधि तक रोक कर रख सकता है? 6 माह, अधिकतम 6 माह तक रोक सकता है। मतलब सदन के अध्यक्ष ने स्वीकार तो कर लिया विधेयक को, लेकिन जिस दिन स्वीकार किया उस तारीख से गणना शुरू हो गई। अगर अध्यक्ष महोदय ने 6 माह में कोई भी कार्रवाई नहीं की उस विधेयक पर और 6 माह बीत गया, इसी को हम क्या कह रहे हैं, अधिकतम कितने माह तक रोक सकता है लोकसभा? 6 माह। 6 माह की समाप्ति के बाद क्या होगा? अगर अध्यक्ष महोदय ने उसे स्वीकार तो कर लिया लेकिन 6 माह तक कोई गतिविधि उस पर करवाई नहीं, तो 6 माह की समाप्ति के पश्चात, है ना, अवधि की समाप्ति के पश्चात, अवधि की समाप्ति के पश्चात क्या होगा उस विधेयक का? विधेयक स्वतः समाप्त हो जाएगा। विधेयक स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। समाप्त मतलब विधेयक समाप्त मतलब कानून बन पाएगा क्या? नहीं, खत्म, उसका सफर यहीं खत्म। ठीक, अच्छा, लेकिन मान लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई करवाई, लोकसभा ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब कार्रवाई शुरू करेगा तो कैसे करेगा? देखो, मैं अध्यक्ष हूं, तुम लोग सांसद हो। अब होगा क्या, जैसे दीपा रेचकी ये विधेयक लाई है तो ये क्या करेगी, खड़े होकर पूरा विधेयक, यहाँ तो एक पेज में दिख रहा है, ऐसे 100-150 पेज का हो सकता है वो, लाइन बाय लाइन, खंड बाय खंड और लाइन बाय लाइन पढ़ेगी सदन में। ठीक, और खंड बाय खंड पढ़ने के पश्चात होगा क्या, सदन में होगा डिबेट, बहस होगी, बहस, है ना, क्योंकि सरकार की सदस्य है, ये लाई है तो अपोजिशन जाहिर सी बात है बहस करेगा, बहस चलेगा। इस बहस के दौरान डिबेट चलेगा ना, इस बहस के दौरान लोकसभा का कोई भी सदस्य, चाहे रूलिंग पार्टी का हो चाहे अपोजिशन का हो, इस विधेयक पर संशोधन सुझा सकता है। उसको लग रहा है कि नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये संशोधन होना चाहिए, है ना, तो संशोधन सुझा सकता है। जैसे कि तुमने संशोधन सुझाया कि इस विधेयक पर यहाँ पर इस खंड में ये होना चाहिए। अब अगर मैंने तुम्हारा संशोधन का सुझाव एक्सेप्ट कर लिया अध्यक्ष महोदय ने, तो मैं बोलूँगा भैया फलाना सांसद इस विधेयक पर यहाँ पर ये संशोधन सुझा रहे हैं।
अब उस विधेयक पर यह संशोधन किया जाना है कि नहीं किया, अमेंडमेंट शुड बी डन और नॉट, संशोधन मतलब अमेंडमेंट। तो इसके लिए मतदान करवाया जाएगा कि भैया फलाना संशोधन आए है, सदन मतदान करे और बताए कि अगर बहुमत से पारित हो जाता है तो वो संशोधन कर दिया जाएगा। ठीक है। और बहुमत भी क्या होगी, साधारण बहुमत। बहुमत कैसी होगी, अभी समझाऊंगा साधारण बहुमत क्या होता है। ये तो संशोधन, बहस के दौरान संशोधन की बात हो गई। अब जब पूरा डिबेट खत्म हो गया, बिल पूरा डिस्कस हो चुका, अब अध्यक्ष महोदय कहेंगे चलिए इस विधेयक पर सदन अब निर्णय लेगा। अब ओवरऑल निर्णय लेना, विधेयक सदन पारित करता है कि नहीं करता ना। अब मुझे पता है कि रेचकी सरकार की सदस्य है, मंत्री है, और मुझे ये भी पता है कि बीजेपी 300 है लोकसभा में, 543 में से 300 बीजेपी के सांसद हैं, 243 अन्य हैं, ऑपोजिशन है। तो मैं ये मानूंगा कि विधेयक आराम से पास हो जाना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा कि चलिए बोलिए कितने लोग इस विधेयक के पक्ष में हैं, बोलिए ये, तो लोग चिल्लाएंगे ये। फिर मैं बोलूँगा कितने लोग इस विधेयक के विपक्ष में हैं, वो लोग बोलिए ने, वो लोग बोलेंगे ने। मैं बोलूँगा देखो ये की आवाज़ ज़्यादा थी, तो ये विधेयक लोकसभा ध्वनि मत से पारित करती है ना। ध्वनि, ये की ध्वनि ज़्यादा थी, ने की ध्वनि कम थी, ध्वनि मत से पारित किया जाता है। लेकिन विपक्ष से एक जन उठी, बोली अध्यक्ष महोदय मुझे आपत्ति है, मेरे कानों को लगा कि ने की आवाज़ ज़्यादा थी, आपत्ति आ गई। अब बोलेंगे आपत्ति कर दे, चलो अब वोटिंग करो। अब मैं बोलूँगा चलिए वोटिंग कीजिए। अगर मान लो कोई आपत्ति नहीं करता तो मैं ध्वनि मत से पारित डिक्लेयर कर देता, लेकिन आपत्ति आ गई तो अब मुझे मतदान करवाना होगा ना। और सबके पास वोटिंग मशीन, वोटिंग पैड होता है, ना के लिए ग्रीन लाल बटन, हाँ के लिए ग्रीन बटन ना। अब जाहिर सी बात है बीजेपी की मंत्री लाई है तो सब लोग हरा बटन दबाएंगे, ऑपोजिशन वाले लाल बटन दबाएंगे। अब सबका कितना मत पक्ष में पड़ा, कितना मेरे सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। अब मैं बोलूँगा लो भैया देख लो, ये विधेयक लोकसभा साधारण बहुमत से पारित करती है। अब मैंने घोषणा कर दिया मतदान करवाने के बाद। तो साधारण विधेयक को लोकसभा में पारित होने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत। इसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी, ऑर्डिनरी और सिंपल मेजॉरिटी। बात क्लियर है। इसको डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे डिफाइन, सदन में उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक का बहुमत, से अधिक का बहुमत, अधिक का बहुमत मतलब मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% of the members present and voting, majority of more than 50% of the members present and voting। बात क्लियर है। इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे बताइए लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 543। वर्तमान में कितने सदस्य हैं लोकसभा में, 543। 543 सदस्य हैं, 543। अब जिस दिन वोटिंग करना था, निर्णय लेना था सदन को, उस दिन 43 लोग एब्सेंट हो गए, उस दिन 43 लोग एब्सेंट हो गए। तो प्रेजेंट कितने लोग थे, 500। कितने लोग प्रेजेंट थे, 500। ठीक, 500 लोग प्रेजेंट थे। कोई आया क्या, दीक्षा? 500 लोग प्रेजेंट थे, तो आए बैठे, शाम वाली ना। 500 लोग प्रेजेंट थे। 500 लोगों में 50 लोगों ने बोला कि हम कहीं भी मतदान नहीं करेंगे, ना तो फेवर में करेंगे, ना तो अगेंस्ट करेंगे, ना तो पक्ष में करेंगे, ना विपक्ष में करेंगे। तो वोटिंग कितने ने किया, 450। अब ये क्या बोल रहा है देखो, सदन में उपस्थित केवल आपके साथ खेलने के लिए ना,
क्योंकि सदन में कोई मतदान उपस्थित रहकर ही कर सकता है, उपस्थित होगा तभी मतदान उसका मान्य होगा। टेलीफोन में, स्पीड पोस्ट में उसका मतदान मान्य नहीं होगा। वास्तव में क्या है, मतदान का 50%, मतदान कितनों ने किया? 450। इसका 50% कितना होगा? से अधिक होना चाहिए ना, 225, 50%। पारित होने के लिए कम से कम कितने लोगों का पक्ष में मतदान होना चाहिए? 226 ना। तो इसका मतलब 224 लोगों ने विपक्ष में किया। तो बताइए, ये रिजल्ट आया मतदान के बाद, क्या ये साधारण बहुमत से पारित हो रहा है? हो रहा है। साधारण बहुमत को ऑर्डिनरी मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। हो रहा है ना। मतदान 450 लोगों ने किया है, उसका 50% से अधिक होना चाहिए। अगर रिवर्स हो गया तो 224 लोगों ने पक्ष में किया, 226 लोगों ने विपक्ष में, तो क्या बोलेंगे? विफल हो गया, लोकसभा में पारित नहीं हुआ। वहीं अधिनियम का सफ़र, विधेयक का सफ़र समाप्त हो जाएगा। समझ गए? जैसे ही लोकसभा में विफल हुआ कोई विधेयक, सफ़र उसका समाप्त, वो कानून नहीं बन पाएगा। बात क्लियर? लेकिन अच्छा विधेयक है, हम मानते हैं ये पारित हो गया। लोकसभा से किस बहुमत से पारित हो गया? अब साधारण बहुमत से पारित हो गया तो इसका सफ़र जारी रहेगा। अब ये जाएगा दूसरे सदन में, राज्यसभा में जाएगा। पारित नहीं हुआ तो ख़त्म, सफ़र वहीं ख़त्म। लेकिन साधारण बहुमत से, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास हो गया तो दूसरे सदन में जाएगा। अब राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा के सभापति बोलेंगे फलाना मंत्री, लोकसभा सांसद विधेयक लाई है, वो वहाँ भी उपस्थित रह सकती है। रेचकी यहाँ भी जा सकती है ना, क्योंकि उससे सवाल पूछे जाएंगे। जा सकती, उस विधेयक से संबंधित है, जा सकती है, वहाँ पढ़ सकती है और बहस होगा। और इस बहस के दौरान यहाँ भी संशोधन सुझाए जा सकते हैं, है ना। यहाँ भी संशोधन सुझाए जा सकते हैं। मतलब एक साधारण विधेयक पर लोकसभा में संशोधन हो सकता है क्या? सवाल पूछ रहा हूँ, साधारण विधेयक पर लोकसभा में संशोधन किया जा सकता है क्या? हाँ, किया तो जा सकता है ना। कहीं पे लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं भैया। यहाँ इस पर संशोधन हो सकता है, अमेंडमेंट्स कैन बी डन। अब आपको एक बात बता दूं, पूरी की पूरी शक्ति जो एक साधारण विधेयक पर लोकसभा की होती है, पूरी शक्तियां राज्यसभा के पास भी होती, समान शक्ति। केवल एक ही अंतर है, समान शक्तियां हैं। एक साधारण विधेयक चाहे तो राज्यसभा में भी प्रस्तावित हो सकता है। क्या पढ़े अपन? पहला लाइन, किसी भी, दोनों सदन नहीं बोलना, नो नहीं, दोनों सदन बोलने का मतलब एक साथ दोनों में आ गया। एक साथ नहीं होगा काम, सब किसी भी सदन में, ये सही शब्द है, ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो राज्यसभा में भी तो प्रस्तावित हो सकता था। फिर वहाँ भी समान शक्तियाँ, बहस 6 माह तक रोक सकता है राज्यसभा। 6 माह की समाप्ति के बाद विधेयक का क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन बहस चालू हो गई, कार्रवाई शुरू हो गई, इस दौरान क्या संशोधन हो सकता है? हो सकता है। राज्यसभा भी एक साधारण विधेयक पर संशोधन कर सकती है। और राज्यसभा में इस विधेयक को पारित होना होगा तो कौन सा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत, ऑर्डिनरी और सिंपल मेजॉरिटी। और साधारण बहुमत अभी आप देख लियो, आंकड़ा बस बदलेगा, क्योंकि राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी? 245। आंकड़ा बदल जाएगा ना। हो सकता है कि 240 ही लोग उपस्थित थे, और ये भी हो सकता है कि सारे के सारे 240 लोगों ने वोटिंग कर दिया, वोटिंग किया है। तो इसका 50% से अधिक चाहिए वोटिंग का, मतलब कम से कम 221 लोग पक्ष में होने चाहिए। 221 लोग, 121। और अगर मिल गया बहुमत तो पारित मान लिया जाएगा। अगर पारित नहीं हुआ तो सफ़र ख़त्म, वहीं ख़त्म। लेकिन हम मान लेते हैं अच्छा विधेयक है, राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया। अब दोनों सदन का काम हो चुका है, दोनों सदन ने इसे पारित कर दिया है। अब ये किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अंतिम स्वीकृति, आपको पता है ना, कानून संसद के तीनों अंग मिलकर बनाते हैं, तो अब राष्ट्रपति के पास अंतिम स्वीकृति के लिए पहुंच चुका है। अब कोई भी विधेयक जब संसद के सदन से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति की शक्तियां उस विधेयक पर कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 111, अनुच्छेद 111। विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्तियां कहाँ वर्णित हैं? अनुच्छेद 111। आइए
अब राष्ट्रपति के पास एक साधारण विधेयक पर पहली शक्ति क्या है? स्वीकृति दे सकते हैं। क्या है? स्वीकृति दे सकते हैं। स्वीकृति मतलब अपना हस्ताक्षर कर देंगे, और हस्ताक्षर कर दिया मतलब जैसे ही राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी या हस्ताक्षर किया, ये अब तक विधेयक 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 बिल 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 कह रहे थे हम लोग, ये बन जाएगा अधिनियम। क्या बन जाएगा? ये अधिनियम, अंग्रेजी में एक्ट। क्या बन जाएगा? एक्ट। और अन्य भाषा में क्या कहेंगे? लॉ बन जाएगा, मतलब कानून या विधि बन जाएगा, कानून या विधि, और ये पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। समझ गए कानून कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है। अच्छा, लेकिन राष्ट्रपति के पास विकल्प भी है, या जरूरी थोड़ी राष्ट्रपति स्वीकृति दें। राष्ट्रपति दूसरा विकल्प है अस्वीकृत भी तो कर सकते हैं, अस्वीकृत, रिजेक्ट। पहला वाला प्रेसिडेंट में गिव हिज एसेंट टू द बिल, में गिव हिज एसेंट टू द बिल, एसेंट मतलब स्वीकृति दे सकते हैं, और प्रेसिडेंट में रिजेक्ट द बिल, राष्ट्रपति अस्वीकृत भी कर सकते हैं, और राष्ट्रपति ने अस्वीकृत किया तो भी वो कानून नहीं बन पाए, सफर खत्म। बात क्लियर है? कोई शंका है? नहीं। या तीसरा विकल्प भी है राष्ट्रपति के पास। तीसरा विकल्प क्या है? राष्ट्रपति एक साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तीसरा विकल्प, चलिए भैया देख लेते हैं तीसरा विकल्प, पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं। पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं। लौटा सकते हैं मतलब प्रेसिडेंट में रिटर्न द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद एक बार फिर से पुनर्विचार करे। मतलब राष्ट्रपति ने पढ़ा, उनको जगह जगह आपत्ति महसूस हुई, जगह जगह वो टिप्पणी भी लिख सकते, नोट, मुझे यहाँ ये पसंद नहीं आया, मुझे यहाँ ये अच्छा नहीं लगा, यहाँ ये होना चाहिए, अपनी टिप नोट भी दे सकते हैं। ऐसा करके उन्होंने अपनी तीसरी, दोनों शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, तीसरी शक्ति का प्रयोग किया, उन्होंने पुनर्विचार करने के लिए विधेयक संसद को लौटा दिया। ठीक। अच्छा, अब राष्ट्रपति ने अपनी तीसरी शक्ति का प्रयोग किया, मतलब पुनर्विचार के लिए अगर लौटाया है तो वो विधेयक सीधे जहां से चला था वहीं पहुंच जाएगा। रेचकी के हाथों में पहुंच गया। ठीक, रेचकी के हाथों में पहुंच गया है। हाँ, थोड़ा सा अंतर है। देखो, अब रेचकी के हाथ में पहुंच गया। अब रेचकी दो तरीके से प्रतिक्रिया दे सकती है। यदि समझदार होगी तो अध्ययन करेगी विधेयक का, राष्ट्रपति के नोट को, टिप्पणियों को पढ़ेगी और उसे संशोधित कर सकती है। और अगर अड़ियल होगी तो बोलेगी नहीं, मेरा विधेयक परफेक्ट है, मैं कोई संशोधन नहीं करूंगी। फिर से पूरा प्रोसेस दोहराया जाएगा। रेचकी फिर से पूरा प्रोसेस दोहराएगी, मतलब फिर से किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, फिर वही प्रक्रिया पूरी अब तक जो पढ़े प्रक्रिया दोहराई जाएगी। और इस चरण में दोबारा, इस चरण में यदि किसी भी सदन ने उस विधेयक को विफल किया, पारित नहीं किया, या 6 माह बीत गया तो विधेयक स्वतः समाप्त हो जाएगा, तो विधेयक का सफर समाप्त। लेकिन यदि पुनर्विचार के पश्चात उसी रूप में या संशोधित रूप में अगर रेचकी ने संशोधन कर दिया है, फिर से दोनों सदनों से गुजरा और दोनों सदनों से फिर से साधारण बहुमत से पारित हो गया, फिर से पारित होना पड़ेगा, लेकिन उसको फिर से पारित हो गया तो फिर से राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा दूसरी बार। अब विधेयक पहुंचेगा दूसरी बार, और लेकिन इस बार राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होगा। इस बार राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं। स्वीकृति के लिए क्या है? बाध्य हैं। मतलब इफ प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसिडरेशन फॉर द पार्लियामेंट,
and again the bill with amendment or without amendment gets passed by both the houses of parliament, then president is bound to give his assent to the bill. फिर से बोलता हूँ हिंदी में, यदि राष्ट्रपति ने किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, वह विधेयक उसी रूप में या संशोधित रूप में यदि पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तब राष्ट्रपति के पास केवल एकमात्र विकल्प होगा और वो विकल्प है उन्हें स्वीकृति देनी ही होगी। जब वो विधेयक पहली बार आता है तो राष्ट्रपति के पास तीनों विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, तब अब फिर से पास होके आ गया तो फिर राष्ट्रपति के पास कोई और विकल्प है ही नहीं, उनको देना ही पड़ेगा। बात क्लियर है? इस तरह से संसद में विधियां बनती हैं। बात क्लियर है? लेकिन अभी हमने केवल समझने के लिए कि संसद काम कैसे करती है, हमने किसका उदाहरण लिया है? साधारण विधेयक का। जब हम टॉपिक में आगे चलेंगे तो संसद में धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक सब पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको अंडरस्टैंडिंग देनी कि संसद काम कैसे करती है। ये बात समझ गए? क्लियर है? हाँ, मतलब उसमें कर सकते हैं राज्यसभा में कैसे? मतलब प्रस्तावित पहली बार, हाँ यही तो है पहला लाइन। डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास जाएगा? नहीं, अगर यहाँ सबसे पहले जाएगा तो यहाँ से पारित होकर यहाँ जाएगा, फिर जाएगा वो राष्ट्रपति के पास। मतलब राष्ट्रपति के पास तब पहुंचेगा जब संसद के दोनों सदन पारित कर दें। बस सवाल ये है कि वो सबसे पहले एक साधारण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होगा कि राज्यसभा में, मर्जी लाने वाले की मर्जी, चाहे तो वो राज्यसभा में सबसे पहले ले जाए, चाहे तो लोकसभा में ले जाए, लेकिन जब पहला सदन पास करेगा तो दूसरे सदन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया। अब आइए यहीं पर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज भी बता दूं, वीटो शक्ति। क्या देखने वाले हो आप? वीटा नहीं, वीट मतलब वीट हेयर रिमूविंग क्रीम है, ये क्या है? वीटो ना, ये वीटो है, वीटो पावर, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। किसकी शक्ति? राष्ट्रपति। अच्छा, वीटो का मतलब क्या होता है? निर्णायक शक्ति। वीटो का मतलब निर्णायक शक्ति, डिसिसिव पावर, अल्टीमेट पावर, निर्णय करने वाली शक्ति। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जब हम आगे पढ़ेंगे तो क्या राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का प्रावधान संविधान में है? नहीं है। इसका प्रावधान संविधान में देयर इज नो प्रोविजन फॉर वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब संविधान में इसका विशेष रूप से कोई उल्लेख, कोई आर्टिकल नहीं है ना, कोई प्रावधान नहीं। तो हम कैसे फिर राष्ट्रपति के पास ये वीटो शक्ति कैसे आ गई? असल में राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत विधेयकों पर जिस शक्तियों का प्रयोग करते हैं उसी परिस्थिति को हम राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां कहते हैं। वी कॉल इट वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे यदि राष्ट्रपति महोदय ने किसी विधेयक को अस्वीकृत कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इफ प्रेसिडेंट रिजेक्ट्स अ बिल, तो विधेयक का क्या होगा? विधेयक का अंत हो जाता है, कानून नहीं बन पाता, अधिनियम नहीं बन पाता। यही होता है ना। यदि राष्ट्रपति ने किसी विधेयक को अस्वीकृत कर दिया तो विधेयक का अंत हो जाता है, वो विधेयक कानून नहीं बन पाता। तो हम कहेंगे राष्ट्रपति ने किस वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया? अत्यंतिक। कौन सी वीटो शक्ति? अत्यंतिक वीटो। इसको कहते हैं अंग्रेजी में एब्सोल्यूट वीटो। कौन सा वीटो? एब्सोल्यूट वीटो। अब आपको अगर परिभाषित करना होगा कि अत्यंतिक वीटो क्या होता है, तो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अस्वीकृत कर देते हैं तो उस विधेयक का अंत हो जाता है, वह विधेयक कानून नहीं बन पाता, अधिनियम नहीं बन पाता, तो हम कहते हैं राष्ट्रपति ने किस वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया? अत्यंतिक। बात क्लियर है? कोई समस्या दीर्घ या लघु? नहीं। जब राष्ट्रपति अपनी तीसरी शक्ति का प्रयोग करते हैं, मतलब किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं ना,
तो हम कहेंगे राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया। किसका वीटो शक्ति? कौन सी कारी? निलंबनकारी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। वी कॉल इट सस्पेंसिव वीटो। देखो, विधेयक को विलंब हो रहा है अधिनियम बनने में, विलंब निलंब, विलंब निलंब। देखिए कैसे समझेंगे। जब राष्ट्रपति ने के पास ये विधेयक आया था पहली बार, तो राष्ट्रपति उसी समय साइन कर दे तो अधिनियम बन जाता। लेकिन राष्ट्रपति ने क्या किया? पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। और पुनर्विचार के लिए लौटा दिया फिर से, मतलब वो महीनों की 4-5 महीनों की प्रक्रिया से वो विधेयक फिर से गुजरेगा, है ना, फिर से गुजरेगा। मतलब विलंब हो रहा है विधेयक को। और हम ये जानते हैं पुनर्विचार के बाद अगर दोनों सदनों ने साधारण बहुमत से विधेयक को पुनः पारित कर दिया, अगेन इफ पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, तो फिर राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं। मतलब अधिनियम बनना ही होगा उसको, विलंब हो गया ना। तो अब आप सब, जब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को लौटाते हैं तो राष्ट्रपति किस वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं? निलंबनकारी। लेकिन सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति की इस निलंबनकारी वीटो को संसद जो है ओवरराइड कर सकता है? क्या संसद के पास राष्ट्रपति की इस वीटो शक्ति पर अधिभावी शक्ति है? अधिभावी शक्ति मतलब ओवरराइडिंग पावर। क्या, या सामान्य भाषा में ये समझो कि क्या संसद राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो शक्ति को विफल कर सकता है? हाँ, कर सकता है। बोलो कैसे? अगर संसद के दोनों सदनों ने फिर से साधारण बहुमत से पारित कर दिया तो राष्ट्रपति अब की बार तो बाध्य है ना, विफल हो गया। समझ गए? तो बिल्कुल समझ गए किस प्रकार संसद को राष्ट्रपति की निलंबनकारी शक्ति पर अधिभावी शक्ति प्राप्त हो सकती यदि संसद पुनः साधारण बहुमत से उस विधेयक को पारित कर दे। बात क्लियर है? क्लियर है? अभी 2025 से पहले राष्ट्रपति के पास एक और वीटो शक्ति हुआ करती थी, एक और 2025 से पहले। अब नहीं, अभी नहीं है, अभी की दशा में नहीं है ना, लेकिन 2025 से पहले हुआ करती थी। वो क्या था उसको समझो आप। अलग कलर से लिख रहा हूं क्योंकि अभी ये वीटो शक्ति नहीं है। पॉकेट वीटो। कौन सा वीटो? पॉकेट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम? जेबी वीटो। पॉकेट या जेबी वीटो बोलते थे। अब इसको समझिए। असल में संविधान ने, या तो संविधान से चूक हो गई है या तो संविधान ने डेस्परेटली इसको किया। क्या किया कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो संविधान ने कोई अवधि नहीं बताई है कि इस अवधि के भीतर राष्ट्रपति को अब उस विधेयक पर निर्णय लेना है। समझ रहे हो? संविधान ने अवधि नहीं बताई है कि भैया 4 महीना 6 महीना इसके भीतर आपको निर्णय करना है, ये अवधि नहीं बताई। तो कई बार राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अनिश्चित काल के लिए अपने निर्णय को उस विधेयक पर लंबित कर देते थे, पेंडिंग कर रख देते थे। जैसे उदाहरण समझाता हूँ ना, महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस विषय को रोचक बनाने के लिए मैं ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करता हूँ। मान लीजिए हमारे राष्ट्रपति कौन थे? समारू हमारे राष्ट्रपति थे। रेचकी और समारू का कॉलेज में पुराना संबंध था ना। जब कॉलेज में थे दोनों ने खूब कस्में खाई, ब्रेड पकौड़ा से ज़्यादा तो कस्में खाई कि हम दोनों जन्म जन्म तक साथ रहेंगे। ये कसम रेचकी देती थी बार बार। लेकिन हुआ ये कि समारू गरीब घर से था। एक दिन रेचकी के घर में एक विधायक का प्रपोजल आ जाता है विवाह का, और रेचकी के मन में लड्डू फूटता है। दूसरा बोलती है ये समारू तो कुछ करे धरे नहीं, गरीब है, विधायक पैसा ही पैसा होगा।
तो उसने उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। और फॉर्मेलिटी के लिए, जैसा कि इस पृथ्वी की कन्याएं करती हैं, खासकर भारत की, समारू को फ़ोन किया, समारू को कहा कि जानू तुमको मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। समारू ने पूछा क्या हुआ नोनी? वो बोली मेरे घर वालों को पता चल गया है और मेरे घर वालों ने हमारे रिश्ते के लिए मना कर दिया है, जबकि वास्तविकता कुछ और थी ना। समारू को लगा कि रेचकी अपने घर से मजबूर हो गई है, प्यार तो मुझसे करती है, वो मेरी नहीं हुई तो क्या हुआ, आत्मा से हम दोनों बंधे हुए रहेंगे ना। समारू का ये भ्रम 1 महीने बाद टूट जाता है जब उसका विवाह विधायक के साथ होता है और इसकी खबर समारू तक पहुंचती है। समारू को ये समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि रेचकी ने उसे गच्चा दे दिया है, धोखा दे दिया है। रेचकी हैज़ बिट्रेड समारू। समारू कोई नशा नहीं करता था, लेकिन बॉलीवुड फिल्में तो वो भी देखता है। उसने देखा है कि हीरो का जब दिल टूटता है तो वो एक मंदिर जाता है, उस मंदिर से एक द्रव्य लेता है और उस द्रव्य का सेवन करके अपने गम को हल्का करता है। समारू को कुछ नहीं सूझा, बेचैनी में उसने खतरनाक निर्णय ले लिया और वो पहुंच गया उस मंदिर जहां से उसने वो द्रव्य लिया और सेवन कर लिया। समारू अब झूमने लगे, झूमते रहे और समारू एक गाना सुनते रहे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी ना। बदले की भावना अंदर जलती रही कि तुमने मुझे धोखा दिया, एक दिन वक्त आएगा मैं बदला लूँगा। वक्त का पहिया पलटा, 5 साल बाद रेचकी मंत्री बन गई, सांसद चुनाव जीत गई, मंत्री बन गई और समारू बन गए राष्ट्रपति ना। रेचकी का बिल सामने आया राष्ट्रपति महोदय के सामने, समारू के सामने, देखा रेचकी पुराने घाव हरे हो गए, बदला याद आ गया। समारू मतलब अब देखो भाई, वो आवारा लोग होते हैं जो एसिड अटैक और ये दुनिया भर का या मारते हैं पीटते हैं, ये सब छिछोरों और आवारा लोगों की हरकत। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको प्रेम को नहीं समझा है, इसका मतलब पीछे मत भागो, त्याग दो। समारू ने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं उसको पीटूं मारूं बदला ऐसे लूं। समारू अलग तरीके से बदला लेना चाहता था जिसमें उसको चोट ना पहुंचे। विधेयक आया, समारू ने फिर एक बार गाना गुनगुनाया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। समारू स्वीकृति तो देना नहीं चाहते थे ना, बदला लेना था। स्वीकृति दे देते तो कानून बन जाता। अस्वीकृत करना नहीं चाहते थे, वो बदला अलग किस्म से, क्योंकि अस्वीकृत कर दिए तो वो कानून नहीं बनेगा। समारू को ख्याल है पुनर्विचार के लिए लौटाना नहीं चाहते थे, उनको पता था पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और दोनों सदनों ने फिर से पारित कर दिया तो मैं संवैधानिक रूप से बाध्य हूं। समारू को ध्यान है कि संविधान ने समय अवधि नहीं बताई है कि मुझे कितने समय के भीतर निर्णय करना है। समारू रख ली, 4 महीना बीत गए, 5 महीना बीत गए, 6 महीना बीत गए, समारू कुछ नहीं करे थे वो विधेयक पर। एक बार ऐसे समारू गुजरत रही, रेचकी घलो आतरीस, रेचकी बगल पे पहुंची ते मोर विधेयक ला काबर साइन नहीं करा था, तो बोलिस भगरोगी ना, और बोल के निकल गई ना। और रेचकी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि संविधान ने जो शक्तियां राष्ट्रपति को दे रखी हैं उस आधिकारिक कार्यों के लिए कोई भी उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता, न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर इट्स ऑफिशियल कंडक्ट्स। संविधान के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं तो कोई उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकता। तो रेचकी कोर्ट भी नहीं जा सकती कि समारू जो है बदला लेवत है मोर विधेयक ला, ना तो स्वीकृति देवत है ना स्वीकृत करत है, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट जाएगी रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा संविधान से बड़े हम थोड़ी हो गए,
संविधान में कोई समय सीमा बताई नहीं है, राष्ट्रपति महोदय से हम सवाल नहीं कर सकते। ठीक, तो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रख देते थे तो हम कहते थे मानो राष्ट्रपति महोदय उस विधेयक को कोर्ट की जेब में रखकर भुला गए या जेब में रखकर भुला गए, तो क्या कहते थे, कौन सी वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया? पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। लेकिन हाल ही में 2000 इसी वर्ष संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। तो एक केस में, जब हम इसका डिटेल बाद में पढ़ेंगे, एक केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या की, इंटरप्रिटेशन दिया कि राष्ट्रपति हो केंद्र में चाहे राज्य में राज्यपाल, अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित नहीं रख सकते। एक अवधि फिक्स कर दी। उन्होंने कहा कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से या विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास आएगा तो कितने समय सीमा के भीतर उन्हें अपना निर्णय देना है? 3 माह। 3 माह के भीतर उन्हें निर्णय देना होगा। अभी इस पर विवाद चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो व्याख्या कर दी, क्योंकि संविधान में अगर कोई प्रश्न उठ जाए तो उसकी व्याख्या, अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या में, अपनी सुनवाई के दौरान ये वर्डिक्ट दे दिया है कि भैया अब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर आएगा तो राष्ट्रपति को कितनी अवधि के भीतर अपना निर्णय देना है? और वही बात राज्य में होगी तो राज्यपाल को कितने अवधि के भीतर निर्णय देना है? 3 माह। बात क्लियर है? मतलब अब तो समय सीमा निश्चित कर दी गई। तो क्या अब राष्ट्रपति या राज्यपाल केंद्र के विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति और राज्य के विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास शक्तियां हैं, तो क्या अब ये वीटो शक्ति या पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बात एकदम क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आज आप यहाँ इसकी क्लैरिटी के साथ घर जाएंगे। कल एक क्लास और होगी, उसके बाद हम टॉपिक में आ जाएंगे, क्योंकि मुझे राज्य में भी कुछ समझाना है। यहाँ वाला मुद्दा, एक क्लास और है, फिर हम टॉपिक में पहुंच जाएंगे। ठीक।